किया ही नहीं तूने। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो हेलो हेलो। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड 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 आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बारी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, एक बारी बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्या हम शुरू कर सकते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस, आई एम गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? अरे टॉपिक इंट्रो नहीं है, इंट्रो तो हो चुका है। कल की क्लास का पढ़ाई करके आए हो? फटाफट से रिवाइज कराऊं फिर बेटा पिछली क्लास की रिवीजन करते हैं अच्छी तरीके से और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? वेरी 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 गुड आफ्टरनून, सो गुड टू सी यू ऑल। आई होप आप लोग पूरे जोश और एनर्जी के साथ में बेटा आज बैठे हुए हैं, है ना? और एज यूजुअल बैठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ बेहतरीन सीखने के लिए, और बिल्कुल अटेंटिव होके आप क्लास में हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए, सबसे पहले बेटा एज यूजुअल हम पूरी क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम बेटा आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। अगेन मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी है जो आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगी, यू जस्ट हैव टू बी अटेंटिव, बस उतनी सी बात है, ठीक है ना? तो ऐसा सोचिए कि बिल्कुल अटेंटिव होके हम लोगों को क्लास में पढ़ना है, ठीक है? तो शुरू करने जा रहे हैं। हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, ठीक है सपोलो? चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से बेटा हम रिवाइज करेंगे। तो हमने कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन की शुरुआत की थी और हमने कहा था रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है वापस से प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे पैदा करना फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए, ठीक है ना? फिर हमने कहा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना? हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और गेमीट फॉर्मेशन होता है ना? गेमीट फॉर्मेशन होता है, गेमीट प्रोडक्शन होता है, उसके थ्रू हम बेटा ऑफ कोर्स हमारा रिप्रोडक्शन आपको दिखता है, फ्यूजन होती है, फिर बेटा डेवलपमेंट होता है और हम विविपेरस एनिमल से डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वन, ठीक है ना? फिर हमने बोला कि हमारे क्या बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ कुछ इवेंट्स है, सर्टेन इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो करने के लिए, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ कोर्स ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 हमें गेमीट बनाना है जिसे कहते हैं गेमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, oogenesis इन फीमेल। एंड मैंने इन दोनों में डिफरेंसेस भी कुछ आपको कल एक ही बताया था, आगे आने वाले बेटा क्लासेस में हम बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे। जैसे हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, oogenesis बेटा फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? फिर हमने बेटा ये बोला कि गेमीट तो बन गया, फिर गेमीट का ट्रांसफर करना भी जरूरी है। तो हमारे केस में बेटा जो मेल गेमीट्स होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होते हैं, जिस स्टेप को बोला जाता है इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेट करने के बाद बेटा फिर दोनों गेमीट्स का फ्यूजन होता है जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होना होता है क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी मम्मी के यूट्रस के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, जायगोट जो सिंगल सेल बना वो डिवाइड करता है, जिसका पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। 2 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, 8 सेल्स बनते हैं, 16 सेल्स बनते हैं, फिर एक स्टेज बनती है बेटा 32 सेल वाली जिसे कहा जाता है ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट, जो जाके एक्चुअल में यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाके चिपकता है जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर बेटा 9 महीने तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है जिसे कहते हैं गेस्टेशन। और फिर बेटा बधाई दो सपोला या सपोली पार्चुरेशन। इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं को बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हमने कल की क्लास में बेटा शुरुआत की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से और हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या अंतर है बेटा? एक ऑर्गन जो आपका गैमीट बना रहा है, हार्मोन बना रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। मेल के केस में वो टेस्टिस होता है। आज आप देखोगे गैमीट कहाँ बनता है ना? और आज आप देखोगे हार्मोन्स कहाँ बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो टेस्टिस होता है जो हार्मोन्स भी बनाता है, गैमीट्स भी बनाता है, और ओवरी होती है जो हार्मोन्स भी बनाती है और बेटा गैमीट्स भी बनाती है। तो मेल्स के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मैच्योरेशन, मल्टीपल अदर चीजों में हेल्प करता है बेटा, ठीक है ना? दो ज्यादा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। भैया एक ना नॉर्मल पानी चाहिए, एक नॉर्मल एक ऐसा, है ना?
अच्छा, फिर हमने बोला बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, हमने उसका एक डायग्राम बनाया था। तो मैं एक बारी फटाफट से क्विकली डायग्राम को रिवाइज करा रही हूँ। आज हम इंडिविजुअली हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और सारे पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताए बेटा वो हम लिखेंगे भी, बट पूरा यकीन है कि यकीन के बच्चे पढ़ के आए होंगे और आपको एक एक चीज याद होगी। हमने सबसे पहले बात की थी बेटा ओवल जो टेस्टिस होती है विच इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम बेटा सिंगल पाउच होता है, अंदर से वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, या दो सैक्स में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर बेटा वन पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है। दिस इज द स्क्रोटम, दीज आर द बेटा टेस्टिस, है ना। फिर हम अगर बात करें कि टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स को कैरी करने के लिए हमारे पास डक्ट सिस्टम होता है। यहां मैं ब्लैडर बना देती हूँ, ये ब्लैडर से बेटा क्या निकल रहा है, ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है इसे मैं कह रही हूँ यूरेथ्रा। फिर हमने कहा कि इससे जो स्पर्म लेके जाने वाली बेटा वो होती है डक्ट सिस्टम होती है, उसमें से मैंने आपको एपिडिडाइमिस बना के बताया था। और मैंने एपिडिडाइमिस के बारे में कहा था एपिडिडाइमिस बड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर है। पोस्टीरियर सरफेस का मतलब होता है पीछे के सरफेस पे, ठीक है ना, पीछे के सरफेस पे होता है। और फिर हमने कहा कि यही एपिडिडाइमिस कंटिन्यू करके क्या बना रहा है बेटा, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बारे में मैंने आपसे कहा था वास डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, उसकी लूपिंग यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती है, जो कल मैंने आपको साइड डायग्राम में भी दिखाया था। और फिर मैंने कहा था इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। वास डिफरेंस जो होता है सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करता है और दोनों मिलके बेटा क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, एंड दैट कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। इसी कारण से आज आप देखोगे जो स्पर्म्स भी है वो भी यूरेथ्रा से निकल सकते हैं और यूरिन भी बेटा यूरेथ्रा से पास आउट हो सकते हैं। यूरेथ्रा मेल के केस में काफी लंबा होता है, पीनस से पास होता है, मैंने बहुत ज्यादा ही लंबा बना दिया। खैर, फिर हमने बेटा यूरिनरी ब्लैडर के एक्चुअल में ये हम पोस्टीरियर हम ना डॉर्सल साइड से अगर देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लैडर के पीछे की तरफ आपके पास सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं अगर आप देखोगे, और ब्लैडर के नीचे होता है बेटा ये वाला स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इसकी लोकेशन है, आज हमें लिखनी भी है। और बेटा यूरेथ्रा के साइड्स में होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सेमाइनल वेसिकल हो गया, ये बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गए। एंड देन बेटा द कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर इज देयर जिसे हम कहते हैं बेटा द पीनस, है ना, द स्ट्रक्चर जिसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं विच हेल्प्स इन इंसेमिनेशन बेसिकली, है ना। अच्छा, सपोलो ये हमने बनाया पीनस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पीनस, एंड इसका जो एनलार्ज फ्रंट पार्ट होता है इसे कहते हैं ग्लैंस पीनस, एंड ग्लैंस पीनस इज कवर्ड विद द रिट्रैक्टाइल स्किन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोर स्किन, है ना। और अगर आप देखोगे बेटा ये जो मैंने बनाया हुआ है इस ओपनिंग को बोलते हैं बेटा यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओरिफाइस। किसी को इस डायग्राम में कोई दुखदर्द समस्या, आप साइड वाला डायग्राम भी वापस से बना के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम यही चीज है बेटा, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, किसी को कोई दुखदर्द समस्या। एक मैंने अतिरिक्त ज्ञान का पॉइंट बताया था, मैंने कहा था कि जो टेस्टिस होती है वो यूजुअली ना देखो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है विद इन द स्क्रोटम, टू हैव अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को फेवर करने के लिए होता है। यूजुअली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट जब टेस्टिस की हो रही होती है वो किडनी के पास होती है, लेकिन ये 7th मंथ में इसकी डिसेंडिंग होती है नीचे। डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, स्क्रोटम के अंदर नीचे आना, इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू होती है। अच्छा, कल हमने ना एक ही टेस्टिस, आई थिंक जब मैंने इनग्वाइनल कैनाल बनाया था तो एक ही टेस्टिस को दिखाया था, आप ऐसे करके ना 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करके 2 टेस्टिस बना लेना, ये इनग्वाइनल कैनाल है, दिस इज द इनग्वाइनल कैनाल। वैसे अतिरिक्त ज्ञान का पार्ट था, तो इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू एक्चुअल में इस टेस्टिस की डिसेंडिंग होती है विद इन दिस पाउच कॉल्ड एज बेटा द स्क्रोटम, एंड स्क्रोटम ऑब्वियसली अंदर से 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, तो 2 टेस्टिस बनाने कोई दिक्कत नहीं है। और इसी इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू अगर बेटा टेस्टिस की डिसेंडिंग नहीं होती है तो क्रिप्टोर्किडिज्म की कंडीशन हो जाती है, व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। इट इज नेसेसरी क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को फेवर करता है, ठीक है। आज हम बेटा इंडिविजुअली एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड मैं आपको बता रही हूं, अगर मैं बहुत सारी चीजों की आज आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर इन केस आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं, आप दूसरी बार भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड आई एम टेलिंग यू बेटा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स है जिनमें बाद में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्लास में ही बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना।
तो क्या शुरू करें? यस एवरीबॉडी, एक बारी मुझे बता दो कि फुल जोश के साथ में आप लोग तैयार हो आज का टॉपिक शुरू करने के लिए। हम इंडिविजुअली अब हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा टेस्टिस। ES जब लिखते हो प्लूरल है, IS वाली स्पेलिंग जब लिखते हो सिंगुलर है। कल मैंने ये चीज आपको बताई थी। रिवीजन भी फुल ऑन हो गया है आप लोगों का। बेटा एनसीईआरटी की लेबलिंग 100% देख के जानी है, चाहे आप कितनी भी अच्छे डायग्राम्स क्लास में क्या बोलते हैं बनाओ, लेकिन आपको एनसीईआरटी की लेबलिंग जरूर 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 देख के जानी है। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपके जोश से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमारी जोश से आपको मोटिवेशन मिलती है। तो गाइज लेट्स मोटिवेट ईच अदर, ठीक है ना? सिर्फ मोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बेटा सब कुछ लर्न करते हुए समझते हुए चलना है। We are going to start with the structure called as beta testis and कुछ बेसिक बातें हम सबसे पहले लिखेंगे before we make that diagram। मैंने कहा था कल एनसीईआरटी में कि वो जो डायग्राम दिया उसमें थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर को भी दिखा रखा था, जो हम कल बनाएंगे। कल मतलब आज अब बनाएंगे, है ना? तो हम टेस्टिस की बात करते हैं तो कुछ बेसिक बातें जो हमने कल डिस्कस की थी, बट लिख लेते हैं एक बारी। प्रेजेंट आउटसाइड दी body within a pouch called as scrotum, ठीक है ना? फिर हम लिखेंगे this, नहीं ऐसे नहीं, why spermatogenesis requires 2 to 2.5 degrees Celsius lower temperature than body temperature. Then हम लिखेंगे बेटा 1 pair, वैसे शायद मुझे याद आ रहा है हमने कल बनाया है, but we can still make it. ठीक है, स्क्रोटम, 2 स्क्रोटल सैक्स और कंपार्टमेंट्स। एनसीईआरटी ने इसकी कुछ डायमेंशंस दी हुई है। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, वेट 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम टेस्टिस का इंटरनल सेक्शन बनाएंगे। आप इसको नोट करो क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें बताइए। हम टेस्टिस का ना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना? और इसी इंटरनल स्ट्रक्चर में ना बेटा आपको सारे कंपार्टमेंट, सारे डक्ट सिस्टम और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना? डन कर लो। और आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, विद इन द एब्डोमिन नहीं है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। दैट इज द मीनिंग, विद इन अ पाउच। ओके, चलो हेडिंग डालते हैं। अब इस डायग्राम को आपको बनाना कैसे है, सपोलो इस डायग्राम को आपको बनाना कैसे है? इस डायग्राम को आपको ऐसे बनाना है। ये डायग्राम ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा, फिर ऐसे करके बनेगा, और राइट साइड में सारी लेबलिंग होगी। नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाना है, आपके पास आधे पेज का स्पेस है तो भी बना सकते हो, आधे पेज के स्पेस में बन जाएगा, ठीक है ना? अब हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू मेक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में, यहीं पे बेटा इंटरनल सेक्शन ऑफ
टेस्टिस, इसमें आपको टेस्टिस के बारे में भी पता चल जाएगा इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आपको डक्ट सिस्टम के बारे में भी पता चलेगा। फिर इस डायग्राम में हम स्पेसिफिकली बेटा हम कह रहे हैं ना टेस्टिस हार्मोन्स बनाता है, टेस्टिस स्पर्म्स बनाता है। एग्जैक्टली देखेंगे स्पर्म्स कहां बन रहे हैं, एग्जैक्टली देखेंगे हार्मोन्स कहां बन रहे हैं, ठीक है ना। इसी डायग्राम के कंटिन्यूएशन में वो चीज समझ में आएगी। बनाते हैं यार स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी कहती है टेस्टिस, each testis is covered by a dense covering called as tunica albuginea। आपकी जो टेस्टिस है वो कवर्ड होती है एक कनेक्टिव टिश्यू से, डेंस कवरिंग कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपके टेस्टिस को इंटरनली कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होती हैं इन ईच टेस्टिस, जिन्हें कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो मैंने क्या कहा कि आपकी जो ईच टेस्टिस है, ईच टेस्टिस विच इज ओवॉइड, इट इज बेटा कवर्ड with a dense covering called as tunica albuginea, called as tunica albuginea, and यही tunica albuginea टेस्टिस को सपोलो 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। ओके तो कंपार्टमेंट्स बनाते हैं ना, जैसे इधर नहीं बनाऊंगी, ये कंपार्टमेंट्स है। अब हम तो बेटा 250 नहीं बना सकते है ना, बट इस तरीके से ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इंटरनली टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, जिन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये जितने भी कंपार्टमेंट्स है बेटा इन्हें बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। कितने कंपार्टमेंट्स है सपोलो, कितने कंपार्टमेंट्स है बेटा 250 कंपार्टमेंट्स। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स 250 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ये बात क्लियर है, एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स हो गए। हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर बेटा, हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कुछ बहुत ज्यादा कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बनाते जाओ बेटा, हम हर एक चीज को फ्लोचार्ट में लिखेंगे, फिर मैं आपको एक 3D डायग्राम भी देखूंगी। तो मैं कह रही हूं हर एक कंपार्टमेंट, जिसे मैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रही हूं, हर एक कंपार्टमेंट में ना बेटा ऐसे बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हें क्या बोला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, 1 से लेकर 3, 1 से 3, 1 to 3, 1 to 3 नहीं है, 1 से लेके 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अब मैं बेटा पहले बना लेती हूँ ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें मैं कह रही हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स को भी बेटा बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बनाने वाले हैं। मैंने बोला ना हर एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे। कल हमने पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। जितना बड़ा मैंने डायग्राम बनाया ना उतना भरना पड़ेगा भाई। एक्चुअल में ना बेटा टेस्टिस के अंदर, और ये चीज वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ी है, अब वो अलग बात है कोई बच्चे ने अगर इसी चैप्टर से ज्वाइन किया है। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था सपोलो, कि टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म्स बनाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। मैंने वहां पे भी ये चीज दिखाई थी आपको।
स्पर्म बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो स्पर्म बनाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखोगे तो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक्चुअल में होते हैं मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरुआत हो रही है, तो इसी के अंदर होते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे भी एक बना दूं क्या? ये थोड़ा अधूरा सा दिख रहा है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए। तो मैंने क्या बोला, हर एक टेस्टिस जो है 4 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन वेट, हर एक टेस्टिस के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कवरिंग है, जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसकी मदद से टेस्टिस को आपने 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसे आप टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हो। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां स्पर्म बनते हैं। अब बेटा मैंने कहा था स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म को कैरी करने के लिए मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी डिटेल में बनाऊंगी अभी, क्योंकि वो भी टेस्टिस का पार्ट है। लेकिन स्पर्म यहाँ पे बनेंगे तो स्पर्म को कैरी करने के लिए बेटा डक्ट सिस्टम होगा। डक्ट सिस्टम में एनसीईआरटी ने कौन कौन से डक्ट्स के नाम दिए हुए हैं? रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये 4 नाम एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। अब ये डक्ट सिस्टम कैसे कैसे, देखो स्पर्म यहाँ पे बनेगा, यहां बनने के बाद स्पर्म कहां जा रहा है अभी देखो, ठीक है ना। मैं कौन से कलर से बनाऊं जो तुम्हें एकदम, ये आई थिंक ये वाला कलर तुम्हें एकदम क्लियरली दिख जाएगा। मैं बना लेती हूं, फिर एक बारी मुझे बना लेने दो, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और बनेगा, क्योंकि ना अक्सर बच्चों को लगता है ये कैसा डक्ट है। अभी दिखाती हूँ ये कैसा डक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे बना लूं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखो सही बना है, इतना कोई सही अच्छा लग रहा है। देखो ये जो भी मैंने डक्ट्स बनाए हैं ना बेटा, ये वो डक्ट्स हैं जहां से स्पर्म अब आगे कैरी होंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ डक्ट सिस्टम जिसे कहते हैं रेटिटेस्टिस। आप देखो ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस डक्ट में ओपन हो रहे हैं, ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां बेटा स्पर्म्स बनेंगे, यहां से स्पर्म, यस 100% सही बनाया बच्चों ने। जितने भी स्पर्म्स बेटा बनेंगे, स्पर्म को आगे बेटा ट्रांसपोर्ट करना है, तो स्पर्म सबसे पहले किस डक्ट में जाएगी? ये डक्ट। आपने टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया है बेटा, ठीक है ना, सेक्शन किया है, तो जब आप किसी भी ट्यूब को काटेंगे तो वो ऐसा दिख रहा है बेसिकली। अब मैं आपको एक्चुअल में दिखाती हूँ, जहां से बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है। आप इस डायग्राम को एक बार देखो, ब्राइटनेस थोड़ी कम करती हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। इस डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखोगे, पता नहीं क्लैरिटी दिख रही है तुम्हें, दिख रही होगी। ये बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाए हुए येलो वाले, और तुम अगर ये पिंक वालों को देखोगे ना, ये ट्यूब जैसे दिख रहे हैं प्रॉपर, यही एक्चुअल में रेटिटेस्टिस है। स्पर्म्स अपना बनने के बाद सबसे पहले इसके अंदर जाते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डक्ट सिस्टम कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स ही हैं बेटा, डक्ट्स ही तो हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स बने तो रेटिटेस्टिस के अंदर गए, और रेटिटेस्टिस से बेटा निकलता है वासा एफरेंशिया। 10 से 12 वासा एफरेंशिया अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, रेटिटेस्टिस में स्पर्म्स आए, और रेटिटेस्टिस क्या था? यही ग्रीन वाला कलर, ये रेटिटेस्टिस है,
ये पूरा बेटा रेटेटेस्टिस है। एक्चुअल में रेटेटेस्टिस से इवेंचुअली स्पर्म्स जाते हैं बेटा ऐसे बहुत ही स्ट्रेट 10 से 12 ऐसे स्ट्रेट बेटा डक्ट सिस्टम का पार्ट होता है जिसे कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। कितने होते हैं? 10 से 12। आपने ये वासा एफ्रेंशिया का नाम कहां सुना है? सपोलो आपने इस वासा एफ्रेंशिया का नाम सुना है फ्रॉग में। अब पता नहीं मैंने 10 से 12 बनाए हैं कि नहीं, बट आई होप आपको क्लैरिटी तो मिल गई है। ये जो मैंने येलो कलर से बेटा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, these structures are called as vasa efferentia। कितने होते हैं? 10 से 12। ये स्पर्म्स को रेटेटेस्टिस से अब बाहर की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और लेके किधर को जा रहे हैं? अगले डक्ट सिस्टम में। सो रेटेटेस्टिस में स्पर्म्स गए, वासा एफ्रेंशिया में स्पर्म्स गए, एंड देन बेटा उसमें गए जो आपको कल के डायग्राम में अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस नजर आ रहा था, जिसे आप कह रहे थे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। तो अगर आप यहां से एपिडिडाइमिस बनाना चाहते हो, सो ये ऐसे, दिस इज द एपिडिडाइमिस, this is the epididymis which is located along the posterior surface of each testis। ये कलर से जो मैंने बनाया है, समझ आ गई बात? और बेटा यही, अब आप डक्ट सिस्टम में अलग से कोई कहानी थोड़ी लिखोगे बेटा, आप डक्ट सिस्टम में अलग से कोई कहानी लिखनी थोड़ी है, यही लिखनी है जो मैंने बताई है आपको अभी, यही आपको लिखना है। रेटेटेस्टिस, फिर 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया, फिर पोस्टीरियर सरफेस पर एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स इवेंचुअली कहां गए मैम? इसमें गए, जिसे आप कहते हैं वास डिफरेंस। जिसे आप कहते हैं वास डिफरेंस। अभी मैं सारी चीजों की लेबलिंग करूंगी गाइस, बट मुझे पूरा भरोसा है आपको वैसे समझ में आ गया है। दिस इज द वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस क्या करेगा? वास डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, इट फॉर्म्स अ कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। वही कहानी, सेम, खत्म बात। अब मैं जो जो बातें मैंने आपको बोली है वही लिखूंगी। देखो, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आई होप तुम्हें बेटा समझ में भी आ गया हो, तुम्हें सब कुछ याद भी हो गया हो क्लास में साथ के साथ। दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एनसीईआरटी ने नाम तो नहीं दिया है, पर एनसीईआरटी ने कहा है टेस्टिस इज कवर्ड बाय या कवर्ड विथ अ डेंस कवरिंग कॉल्ड एज डेंस, वो लिखा ही हुआ है, डेंस कवरिंग दैट डिवाइड्स इट इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। मैं इसका फ्लोचार्ट भी बनवाऊंगी अभी आपको। 250 कंपार्टमेंट में जो इसे डिवाइड करती है। ये डेंस कवरिंग क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। एंड देन इंडिविजुअली आप इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं? ये है आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ये है आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर ये है आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसको भी हम बेटा और अच्छी तरीके से जूम करके बनाएंगे इसका क्रॉस सेक्शन। फिर आती है मैम दिस ग्रीन वाला पार्ट इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। और बेटा ये तो आप खुद से अब लिखेंगे जब मैं आपको डक्ट सिस्टम करवाऊंगी। दिस इज द येलो वाला इज वासा एफ्रेंशिया। 10 से 12 होते हैं वो, एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो बेटा मैं डक्ट सिस्टम में लिखने के लिए छोड़ देती हूँ। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, ये भी मैं वहां के लिए छोड़ देती हूँ, कुछ तो वहां पे भी लिखेंगे। ये हो गया वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बारे में भी वही जो मैंने लूपिंग वाली पॉइंट्स बताई बेटा वो वहां पे लिखेंगे। मुझे बताओ इस डायग्राम में कोई समस्या? कितना इजी डायग्राम है,
कोई बेटा अगर मैं ऐसा ही पहले से बना देती ना तो तुम्हें लगता पता नहीं कितना टफ डायग्राम है, बट इतना टफ है ही नहीं। 1 by 1 बनाओ, है ही नहीं टफ, है ही बहुत इजी। एक बार में अगर तुम बेटा इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक बार में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि पता नहीं क्या बनाया हुआ है, बट इफ यू मेक 1 by 1 ना तो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। तुम्हें एक जगह पे अगर सारी चीजें एकदम से मिल जाती है ना तो यू फील इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट इज एक्चुअली नॉट कॉम्प्लिकेटेड। एकदम आप जैसा बनाया, वेरी गुड। अब हम क्या बनाएंगे सपोलो, अब हम देखो टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, बट टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखने का मतलब होता है हमें वो स्ट्रक्चर्स देखने हैं जहां स्पर्म्स बन रहे हैं, या हमें वो सेल्स देखनी है जहां से हार्मोन प्रोड्यूस हो रही है। सो एक्चुअल में वी नीड टू मेक द सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड मैंने आपको, मुझे जितना याद है, मैंने आपको एक क्लास में बताया तो था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, ट्यूब्यूल्स है। कोई वायर मुझे मिल सकती है क्या? एक बारी मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। एक्चुअल में ये जो तुमने अनिरुद्ध 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 एक वायर मिल सकती है, चार्जर एक बार देना फटाफट से, एक वायर चाहिए। हाँ, यस। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है ना बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसी है, वायर जैसी है, जिसको आपने कॉइल करके रखा हुआ है, कॉइल ट्यूब्यूल्स, जो आपके बेटा आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर दिख रही है। अब मैं इस ट्यूब को बेटा क्रॉस सेक्शन बनाऊंगी, और जब मैं बेटा इस क्रॉस सेक्शन का, अनिरुद्ध सो गया, देख बच्चे लिख रहे हैं, तो जब मैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन बनाऊंगी, है ना, ये देखो कोई भी वायर चलेगी, हाँ बस एक वायर ऐसी, जैसे ये वायर है ना, इसको आपने ऐसे कॉइल्ड करके रखा हुआ है। मैं इस वायर को बेटा अगर कट करूंगी, कट करने के बाद मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगी, और ये मैंने गोल गोल है मैम। हाँ, एक्चुअल में ये मैंने तुम्हें पहले भी कोई स्ट्रक्चर बोन समझाते वक्त में भी बताया था कि जब आप इसको कट करोगे, फिर मैं इसको सामने से अगर देखूंगी तो बेटा सामने से इसका मुंह ऐसा गोल नहीं दिखेगा, जैसे मैंने बोन्स पढ़ाते वक्त में आपको बताया था कि ये ट्यूब ही है ना, और जब मैं इस ट्यूब को बेटा ऐसे कट करूंगी तो ट्यूब को कट करने के बाद उसका मुंह ऐसा सा दिखेगा ना। तो मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक्चुअल में देखने वाली हूँ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या दिखता है गाइस। So we are going to make a cross section through the seminiferous tubule, okay? हाँ, कट कर देखना, कट कर दो मैम। हाँ मैम, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जिसके पास है उसका नुकसान हो जाए, उसमें हमें बहुत मजा आएंगे। कट कर दो मैम, कट कर दो। नियत बड़ी गंदी चीज होती है तुम्हारी, मतलब है ना। चलो हेडिंग डालेंगे हम, सेक्शन कितने, मतलब सारे बच्चों का यूनानिमसली एक ही जैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि सारे बच्चों की नीयत खराब है ना, यूनानिमसली एक जैसा। कट कर दो मैम, है ना, नुकसान कर दो। सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया गाइस। हाँ, तो अब हम बेटा देखो क्या करने वाले हैं। बेटा मैं कैसे बनाने वाली हूं, मैं ऐसे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाऊंगी, उसको कट करूंगी, उसका जूम ऐसे करके यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी। कितनी मेहनत कर, देखो बताती हूं मैं तुम्हें कि कैसे बनाना है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें जरा से भी बेटा वैल्यू नहीं है। क्या ही बोलूं मैं, मतलब मैं तुम्हें डेमो देती हूँ कि बेटा ऐसे बनाना स्पेस रख के, है ना। हाँ, बड़े आए, इतना ख्याल रखा जाता है इनको तो, लेकिन नहीं। चलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं और उसको बेटा काटेंगे अभी, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, नॉट द वायर, वी आर एक्चुअली मेकिंग, ये कॉइल ट्यूब है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ क्रॉस सेक्शन। ओके गाइज, चलिए, और दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, ओके, ऑल राइट गाइज। क्योंकि ना देखो, अब जो बच्चा खासकर कि पता नहीं, तुमने अगर बेटा या तो मेरे लेक्चर या तो यूट्यूब या कहीं से लेक्चर्स देखे तो वहां पे तो डेफिनेटली क्लैरिटी से बताया जाता है कि बेटा ये एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये कैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
नहीं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बता सकती हूँ, नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा ये सेक्शन कैसा बनाया हुआ है। आप रट लोगे, आप देख लोगे, लेबलिंग भी देख लोगे कौन सी चीज क्या है, बट ये बनाया कैसे है ये आपको समझ ही नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस आप एक्चुअल में समझो, ठीक है ना। सो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बेटा ऐसे क्रॉस सेक्शन बना रहे हो, आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आप ऐसा क्रॉस सेक्शन बना रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, अब मैं ना बेटा बहुत सारे आपको ट्यूब्स दिखाऊंगी गोल गोल, ठीक है ना, कि जब आप ऐसे देखते हो तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब तुम काटते हो ऐसा गोल दिखेगा। ये एक और मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन गोला बना रही हूं, ठीक है ना। इसका कलर चेंज करते हैं यार, वाइट बनाते हैं, अरे वाइट, इसको भी वाइट बनाते हैं, इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको गोल क्यों बनाया, क्योंकि ये ट्यूब थी, इसको गोल क्यों बनाया, अरे डिलीट, क्योंकि ट्यूब्स थी, ट्यूब को काटा तो आपको ऐसा मुंह इनका दिख रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर बाहर में भी तो स्पेस है ना बेटा, ये बाहर की स्पेस, आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन करोगे तो आपको ऐसे गोला दिखेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन करोगे आपको ऐसा गोला दिखेगा, बट बाहर में भी तो स्पेस है, इस बाहर की स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। अगेन केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको बहुत सारी चीजें याद आनी चाहिए, अगर याद नहीं आ रही है अच्छे से आपने खुद से रिवीजन नहीं किया है, अगर कोई बच्चा पढ़ के आया है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ना एक्चुअल में जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस पढ़ाऊंगी ना तो दोबारा ये वाले टॉपिक का ना एक बार और बेटा यूजेज आएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एनसीईआरटी कहती है इनसाइड इट इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, एक इज नहीं, वन इज, ठीक है ना। वन इज कॉल्ड एज द मेल जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स जिन्हें नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जिन्हें सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। सो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक नर्व सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, सर्टोली सेल्स, जिनके हमें फंक्शंस लिखने हैं, अभी मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगी अभी आपसे, ठीक है ना आपको। और बेटा इसका तो फ्लो चार्ट यहाँ पे ईच टेस्टिस वाला पॉइंट रह ही गया ना, फ्लो चार्ट डायरेक्ट हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना दिया, बट कोई बात नहीं, इसके बाद दोनों के फ्लो चार्ट साथ में बना लेंगे, ठीक है ना। ईच टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 250 का कंपार्टमेंट, वो वाला पॉइंट कोई बात नहीं, इसके बाद लिख लेंगे। जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अंदर देखते हो तो आपके पास दो प्रकार के सेल्स है इनसाइड, वन इज कॉल्ड एज बेटा सर्टोली सेल्स जिन्हें नर्व सेल्स बोलते हैं, और एक होते हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया। एक्चुअल में आप देखोगे जो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसमें यही बेटा जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी कहती है दीज आर माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स, ये माइटोसिस करती है, और इवेंचुअली जब ये स्पर्म्स बनाती है तो क्या क्या होता है बेटा, माइटोसिस, मियोसिस, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से सेल्स डिप्लॉयड, कौन से हैप्लॉयड, क्या क्या स्टेजेस बनती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो पूरा प्रोसेस समझेंगे। लेकिन अभी हमें क्या समझना है ना बेटा, अभी हमें ये एक पॉइंट और देखो, किसी भी ट्यूब को जब तुम कट कर रहे हो तो तुम्हें अंदर बेटा ऐसा, तुम्हें उसका मुंह ऐसा गोल दिख रहा है। अब तुम अगर इसके मुंह को देखोगे तो जैसे ब्लड वेसल्स में मैंने तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स में बताया था कि ये जो सेंटर वाला स्पेस है, इस सेंटर वाले स्पेस को एक्चुअल में बोला जाता है ल्यूमन। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स अभी मैं बताऊंगी कि जानना क्यों जरूरी है कि ये ल्यूमन वाला पार्ट है। ल्यूमन का मतलब होता है सेंटर वाला पार्ट, इसे कहते हैं ल्यूमन। और बेटा ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है पेरिफ्री, ये बाउंड्री है। तो आपको इसी ल्यूमन में और पेरिफ्री में क्या क्या दिखेगा, बनाते हैं बेटा। यहां पे आपको ये वाले सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज बेटा, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। बेटा यही आगे डिवाइड करती है, तो आगे जाके बेटा आपके बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म्स। बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट से हाथ चलाओ। तुम अभी तो डिफरेंशिएट करना नहीं सीखोगे कि मैम कौन सी सेल क्या है, अभी तो मैं तुम्हें जिस बताऊंगी, जब मैं तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तो तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी सेल का नाम क्या होना चाहिए। ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो पहली सेल है वो है स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि आपकी वो सेल जिन्हें मेल जर्म सेल कहते हैं, जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होती है। और एक जो बेटा मैं इस रंग से बना रही हूं, इन्हें आप कहते हैं सर्टोली सेल्स। थोड़ा और अच्छा बनाऊंगी, ये बोल के थोड़ा और गंदा बना देती हूं मैं, ठीक है।
These are the Sertoli cells. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सर्टोली सेल्स के। थोड़ा मैंने कलाकारी करके बनाया है, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं इसकी लेबलिंग करती हूँ बेटा कि ये क्या है। ये आपके क्या हो गए बेटा, स्पर्मैटोगोनियम, जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, मेल जर्म सेल। एक्चुअल में भी आपको यही, इसीलिए आप कहते हो कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, क्योंकि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। तो आपकी टेस्टिस नहीं तो स्पर्म्स बनाए। और मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे दिखाऊं, देखो आपकी ये मेल जर्म सेल है बेटा, ये डिवाइड करती है, फिर बनता है बेटा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनते हैं बेटा आपके स्पर्मेटिड, और अल्टीमेटली स्पर्म्स बनते हैं। लेकिन स्पर्म्स की मुंडी पे जरा ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। देखो स्पर्म्स की जो टेल होती है वो याद रखना, वो हमेशा ल्यूमन की तरफ होती है। स्पर्म को ध्यान से देखो, उसकी मुंडी मैंने इस तरफ बनाई है और टेल जो है ल्यूमन की तरफ बनाई है। तो अल्टीमेटली जब स्पर्म्स बनते हैं ना सपोलो, तो स्पर्म्स की टेल कौन से डायरेक्शन में, ही ध्यान रखना। मैंने ऐसे बनाया गाइस, ऐसे ऐसे ल्यूमन की तरफ बनाया मैंने इसकी टेल। ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसकी टेल ऐसी दिख रही है। अगर मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो, अरे यार उल्टा बना दिया मैंने बड़ा बनाने के चक्कर में, ये देखो ये ऐसी दिखेगी। क्या समझ में आ रही है सभी को बात? तो ऐसे बनाना। एक्चुअल में यही बेटा जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइमरी ये मेल जर्म सेल होती है, यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा छोटा छोटा बनाती जा रही हूँ, बट इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं बेटा ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। और इवेंचुअली जो स्पर्म्स आपको दिखते हैं वो ल्यूमन की तरफ दिखते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला ल्यूमन वाला पॉइंट जो है वो याद रखना जरूरी है कि ल्यूमन की तरफ आपको स्पर्म्स नजर आते हैं और पेरिफ्री की तरफ आपको मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया नजर आते हैं। कोई दुखद समस्या तो नहीं? इन स्टेजेस के नाम आप अभी ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का पॉइंट है ही नहीं, ये तो बाद का पॉइंट है जो हम लिखेंगे। दीज आर द सर्टोली सेल्स, दीज आर द सर्टोली सेल्स, जिसके बेटा 50 और नाम है। मैं इन सबके बेटा क्योंकि फंक्शंस लिखवाने वाली हूँ तो मैं पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ। सर्टोली सेल्स के खूब सारे फंक्शंस है जो हम फ्लो चार्ट में नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। एंड बेटा दीज आर व्हाट, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, दीज आर दी स्पर्म्स जिन्हें हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। दीज आर दी स्पर्म्स जिन्हें हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। और ये मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस इज टुवर्ड्स द ल्यूमन, दिस इज टुवर्ड्स ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड इज लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल। करोड़ों बार एक चीज बोल चुकी हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, लाइंड मतलब अंदर की तरफ इसके पास दो प्रकार के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, एंड सर्टोली सेल्स जिसके फंक्शन अभी मैं आपको बताऊंगी। ल्यूमन की तरफ आपको स्पर्म्स दिखते हैं। लाइक आई सेड, आउटर स्पेस, जो स्पेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस होता है, इसे कहा जाता है सपोलो इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। द स्पेस विच इज सीन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। मैम इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं ब्लड वेजल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं ब्लड वेजल्स जो मैंने ऐसे दिखाई है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल गाइज जिसके बिना स्पर्मेटोजेनेसिस अधूरा है, दिस इज दी, ऐसे बना लो स्टाइल में, दीज आर दी इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं
जिन्हें हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया भी है कि जब आप बोलते हो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, टेस्टिस में हार्मोन्स बनते हैं, तो हार्मोन बनाने वाला सेल कौन है? यही इंटरस्टिशियल सेल, जिसका दूसरा नाम गाइस लेडिक सेल्स है। और इन्हीं लेडिक सेल्स पे याद करो सपोलो कौन एक्ट करता था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी मैंने पॉइंट बताया है जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्हीं, this is how your chapters are connected and that is how you also need to connect the chapters. कई बच्चों को लगता है हाय तौबा, इसको तो पूरा मैम ने तो पूरा ऐसे वहां का भी बता रही है। तो यार तुम्हारा नीट अलग अलग से एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थोड़ी होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन का थोड़ी होगा, और अब तो तुम पढ़ चुके हो वो चैप्टर, तुम्हें रिलेट करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटरस्टिशियल स्पेस में बोलते हैं कि क्या क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये बनाएंगे, दिस इज द इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल ऑल्सो नोन एज बेटा लेडिक सेल, ऑल्सो नोन एज बेटा लेडिक सेल्स। एंड सपोलो ये क्या सिक्रीट करती है? सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरॉन, secretes testosterone, the main androgen, which is very important for spermatogenesis. Got it? ये क्या है सपोलो इंटरस्टिशियल सेल स्पेस में? These are the blood vessels. These are the blood vessels. इसके अलावा क्या है मैम? यहाँ एनसीईआरटी कहती है there are some immunocompetent cells in the interstitial space. Immunocompetent cells का मतलब होता है इम्यूनो मतलब WBCs, ठीक है ना? तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी बना दे थोड़े, तो हो गया खत्म। दीज आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। कॉम्पिटेंट सेल्स, WBCs। बस डन करो, अब इसी का फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, इतनी सी ही बात है बेटा। अब मैं सर्टोली सेल्स के आपको फंक्शंस बताने वाली हूँ, ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले मुझे आपको वो बताना है ना बेटा, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू इतने कंपार्टमेंट्स, वहीं से फ्लो चार्ट बनाना चालू करेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक लेते हुए जाएंगे। ओके, डायग्राम ही डायग्राम इस चैप्टर में ना बड़ी अच्छी, मतलब अगर आप चाहो तो आप बहुत अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स के थ्रू चैप्टर को समझ सकते हो, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे उसको बनाने के, है ना? डन 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 कर लिया सपोलो, मेरे साथ साथ ही कर रहे थे, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे ही आपके साथ ही बना रही थी। नाउ वी विल राइट द फ्लो चार्ट। ओके, ईच टेस्टिस, ईच टेस्टिस टू 50 compartments, 250 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें कहा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है? फिर मैंने क्या बोला सपोलो? फिर मैंने बोला हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर ईच लोब्यूल हैज 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब देखो बेटा, मैं डक्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं डक्ट सिस्टम एसेसरी डक्ट्स अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी ना। अभी तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कर रहे हैं, तो वो रेडिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वो मैं डक्ट सिस्टम में लिखवाऊंगी। अभी मैं यहाँ से क्या कंटिन्यू कर सकती हूँ? यहाँ से मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ मैम कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ईच मत लिखो ऐसे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज seminiferous tubule
is lined on inside by two types of cells. कौन कौन से सेल्स मैम? अब बेटा देखो, मेल जर्म सेल के बारे में हमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, हमें ज्यादातर पॉइंट्स लिखने हैं सर्टोली सेल्स के बारे में, इसीलिए मैंने ना सर्टोली सेल यहां लिखूंगी और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स ऐसे कवर करती जाऊंगी, ठीक है ना। इनफैक्ट जरूरत पड़ी तो मुझे नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में तो ज्यादा पॉइंट्स है ही नहीं। अगेन देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ताकि तुम्हें मिटाना ना पड़े। वो अलग बात है कभी कभी मैं खुद ही बेटा तुमसे मिटवाऊंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसका क्रेडिट तो मैं लूंगी ना गाइज। चलो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर 1 आपके पास है स्पर्मेटोगोनियम एंड नंबर 2, मैं नंबर 2 लिखने वाली थी मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। और इसके बेटा हजारों नाम लिख लेते हैं यहाँ, सस्टेंटिकुलर सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स, और यहां लिख लेते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, मेल जर्म सेल्स, दीज आर मेल जर्म सेल्स that undergoes mitotic divisions यानी कि माइटोसिस and eventually forms sperms. Eventually forms sperm. ठीक है जी। सर्टोली सेल्स क्या क्या करती है? नाउ सपोलो जो भी मैं आपको यहाँ सर्टोली सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस बताऊंगी, आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली दी हुई है और कुछ कुछ बेटा चीजें हमें थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान में पढ़नी है, वो जो 5-10% हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो जितने पॉइंट्स बताऊंगी ये सोचना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रही हूँ। सर्टोली सेल्स के क्या क्या काम होते हैं बेटा? नंबर 1, इनको कहा ही क्या जा रहा है, इनको नर्व सेल्स कहा जाता है। एंड व्हेनेवर यू थिंक ऑफ अ नर्स, नर्स इज द वन ऐसे टेकिंग केयर वाली आपको एक इमेज समझ में आती है। तो एक्चुअल में ये जो नर्व सेल्स होती हैं, दीज आर नंबर 1, these helps in nourishment of the developing sperms. ये developing sperms के nourishment के काम में आते हैं। नंबर 1 फैक्टर जो बहुत कॉमनली हर किताब में आपको सर्टोली सेल से रिलेटेड मिलेगा। नंबर 2, ये क्या करते हैं, ये अपने घर को बेटा साफ सुथरा रखते हैं। घर को साफ सुथरा रखने का मतलब होता है अपने एरिया को कैसे साफ रख रहे हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना बेटा, तो आप देखोगे उसमें जब भी, जैसे मैं आपको एक स्टेप पढ़ाऊंगी जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड नाम का एक स्ट्रक्चर स्पर्म में कन्वर्ट होता है, और मैं अभी आपको बनाना नहीं है क्योंकि मैं आगे बेटा आपको जब इसे डिटेल में पढ़ाऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपको तब भी समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको रटना ना पड़े, समझो चीज को कि होता क्या है। कि मान लो बेटा एक तो आपके पास ऐसे स्पर्म्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिन्हें आप कहते हैं स्पर्मेटिड, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ये स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं तो सिर्फ ऐसा सा स्ट्रक्चर रह जाता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म एक्सेस वाला रिमूव हो जाता है। अब वो एक्सेस साइटोप्लाज्म कहाँ जाएगा बेटा? तो जितना भी एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म है, सारे एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म को बेटा यही सर्टोली सेल क्लीन करती है, फैगोसाइटोस कर लेती है। फैगोसाइटोसिस का तो आपको मतलब ये एनगल्फ कर लेना। सो इट रिमूव्स द एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म बेटा विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू कीप द एरिया क्लीन। और क्या करती है मैम? एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली एक बात लिखी हुई है बेटा, that Sertoli cell secretes, मैं आपको पढ़ाऊंगी जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी, Sertoli cell secretes certain factors, एनसीईआरटी ने लिखा है certain factors, एक्चुअल में वो फैक्टर्स होते हैं SMF, sperm maturation factor, ठीक है ना। It secretes certain factors which helps in maturation of sperms. ये जो मैंने स्टेप आपको बताया ना, लास्ट स्टेप, जहां ऐसे गोल गोल से एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम होता है स्पर्मेटिड, इनका कन्वर्जन होता है ऐसे मोटाइल स्पर्म्स में। इस स्टेप को पर्टिकुलरली बोला जाता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। जहां स्पर्म का मैच्योरेशन हुआ, गोल गोल स्पर्मेटिड से ऐसी मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव करने वाली
टेल के साथ वाली स्पर्म जो दिख रही है, इस स्टेप को पर्टिकुलरली बोलते हैं स्पर्म का मैच्योरेशन। इसके और भी नाम है बेटा, मैं अभी उतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट जो शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे हैं जो शायद दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम अभी के लिए समझ सकते हैं, यही जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स ऐसे मोटाइल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हुए, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो ये किसके बदौलत होता है? इसी सर्टोली सेल्स की मदद से, क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या सिक्रीट करती है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो इसको कराने में हेल्प करते हैं। अब ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हमें हाई अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस चाहिए, या एंड्रोजेंस मतलब टेस्टोस्टेरोन चाहिए, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये एक फैक्टर और सीक्रेट करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एबीपी। एबीपी का काम होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, एंड्रोजन से बाइंड करके एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखती है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो हेल्प करेगा। और क्या करती है मैम? इसके अलावा एक हार्मोन बताऊंगी जब मैं आपको रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी। 2024 में सीधा उस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपको पता हो, एक कि एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करती है, फिर वो सेल्स इवेंचुअली क्या करते हैं, ऐसा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि हार्मोनल रेगुलेशन क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाते हैं, किन सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, वो सेल्स आगे क्या करती है। तो जब मैं आपको ये हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ाऊंगी, तो वहां पे मैं आपको एक सर्टोली सेल का एक हार्मोन पढ़ाऊंगी, जिसे कहते हैं इनहिबिन। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं दिए हुए बेटा इसमें से, बट कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम है एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बट पढ़ने और इजी पॉइंटर्स हैं। तो सर्टोली सेल एक हार्मोन बनाती है बेटा, जिसे कहते हैं इनहिबिन। इनहिबिट कुछ नेगेटिव ही लग रहा है, तो इनहिबिन जो होता है, तुम्हें तो खैर सब कुछ ही नेगेटिव लगता है, इसके तो नाम में नेगेटिव है वैसे, बट यू गॉट माई पॉइंट गाइज। इनहिबिन जो होता है, इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स ऐड कर लेते हैं। डन, लिख दूं ये सारे पॉइंटर्स की सर्टोली सेल्स क्या क्या करती है। तो सर्टोली सेल्स मैं ना येलो कलर से लिखती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, है ना। सो हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ developing sperms, helps in nourishment of developing sperms. Then suppose excess of cytoplasm removed ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पेसिफिकली एक स्टेप में होता है बेटा ये, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एक पर्टिकुलर स्टेप में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के, बट अभी तो मैं ओवरऑल लिख रही हूं स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, जब स्पर्मेटिड नाम के एक स्ट्रक्चर का कन्वर्जन हो रहा है इनटू स्पर्म, ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर है, इससे इत्तू सा स्ट्रक्चर बन रहा है, स्पर्म is phagocytosed, फिर बेटा secretes SMF। और वेट करना बेटा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है जो वहां पे हम समझेंगे भी। स्पर्म मैच्योरेशन factors that helps in sperm maturation, जिसका नाम ही है वो, और क्या करेगा बेटा। ये पॉइंट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि कर क्या रहा है, तो फिर तो बेटा बहुत महान बच्चा है वो, है ना। secretes ABP, androgen binding protein, androgen binding proteins bind to androgen to concentrate it,
इन टेस्टिस। इसके आगे के पॉइंट्स तो बेटा मैं नेक्स्ट पेज में लिख पाऊंगी ना, तो आप यहां तक एटलीस्ट डन कर लो, ठीक है ना। डन डन आर्डन डन कर लेना। एक ही पॉइंट हमें लिखना है बेटा, डन कर लिया सारे बच्चों ने? इनहिबिन वाला पॉइंट लिखना है, बाकी तो हमने सारे बेटा कवर कर ही लिए, ठीक है। 1 2 3 4 एबीपी, एसएमएफ, एक्सेस साइटोप्लाज्म, नरिशमेंट, पक्की बात। वैसे तो मैं इस साइड में भी थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकती थी ताकि इसी स्लाइड में कवर हो जाए कि सिक्रीट्स इनहिबिन और इसका काम होता है बेटा नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच। नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट करती है टू एफएसएच। यहीं पे आ गया ना, यहीं पे कवर कर लेते हैं, एक ही स्लाइड में कवर हो गया। तो हमने बेटा देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो दोनों सेल्स थे दोनों के बारे में लिख लिया। एक थी आपकी सस्टेंटिकुलर सेल्स, सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स, और एक थी आपकी स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स। दोनों के बारे में हमने लिख लिया। टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक ही फ्लो चार्ट में सारी चीजें आ गई, एक ही चीज, एक ही उसमें देखो सारी चीजें कवर हो गई। अब हम एक्चुअल में आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं। उसके बारे में ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, ठीक है ना। डन 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 एवरीबॉडी। मुझे पूरा उम्मीद है कि याद तो हो गया होगा साथ के साथ, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप कितना टाइम यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हो। नाउ आई कैन राइट बेटा आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अलग से लिखो सपोलो एक लाइन छोड़ के, आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल space is called as, space is known as interstitial space बेटा, interstitial space, interstitial space has blood vessels, has immunocompetent cells, यानी कि ये it has Leydig cells and Leydig cells produce, लिखा है क्या पीछे हमने? लिखा है, मैंने लिख रही दोबारा, पोथियां क्यों बनाए, पीछे लिखा है ना सिक्रीट्स हार्मोन लिखा हुआ है बस। अब देखो हमारा टेस्टिस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट हो चुका है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या कर रही है, कितना है, फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग इज कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेटा डक्ट सिस्टम। और डक्ट सिस्टम भी तुम्हें सारा पता है, मुझे बस फ्लो चार्ट बनवाना है, और मैं तो तुमसे कह रही हूँ तुम खुद बनाओ, क्योंकि तुमको मैं 5 बार पढ़ा चुकी हूँ। नंबर 2, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद हम करने वाले हैं बेटा डक्ट सिस्टम, जिसे हम मेल एसेसरी डक्ट्स भी कह रहे हैं, मेल accessory ducts।
डक्ट सिस्टम या मेल एसेसरी डक्ट्स. Okay, guys. So I will write it down because I've already taught you. I'll just make a flow chart. Okay. Male accessory ducts में सबसे पहले क्या आती है? Sperms. देखो, sperms from seminiferous tubule. Sperms from seminiferous tubule कहाँ कैरी होके जाती है? Carried to. यहाँ फर्स्ट पार्ट आएगा. Carried to. अब ये डक्ट सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आएगा, इसलिए मैं नंबर 1 नंबर 2 करके लिख रही हूँ. नंबर 1 रेटे टेस्टिस. और बेटा ये सारी मेल एसेसरी डक्ट्स जो होती है ना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट एंड बेटा स्टोरेज मैच्योरेशन इस चीज में काम आती है. एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है. सो रेटे टेस्टिस हो गया. रेटे टेस्टिस से बेटा क्या? रेटे टेस्टिस से नंबर 2 वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया कितने? 10 से 12 होते हैं वासा एफरेंशिया. 10 से 12 स्ट्रेट टिब्यूल्स, सीधे होते हैं, स्ट्रेट टिब्यूल. आप देखोगे एक्चुअल में ना इसी वासा एफरेंशिया से के थ्रू अंदर से स्पर्म बाहर की तरफ कैरी होके जा रहे हैं. फिर डक्ट सिस्टम में अगला क्या आया? नंबर 3 एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस क्या लिखे इसके बारे में? वही जो पॉइंट अब तो तुम्हें याद होगा. कौन से सरफेस पे है? टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे. बेटा दिस इज द रीजन व्हाई आई से ना, जितनी बार आप चीजों को रिपीट करते हो ना, अब आपको आप में से मैक्सिमम बच्चे ये लर्न कर पा रहे होंगे कि मैम ने पोस्टीरियर सरफेस बताया, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया ना, तो अब आपके दिमाग में छप गया है. वरना आप कंफ्यूज होते हो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, है ना. हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर located along the posterior surface of each testis. ठीक है. एंड देन बेटा मैं नंबर 4 जो है ना यहां लिख रही हूं, क्योंकि मेरे पास वहां जगह नहीं होगी नहीं तो लिखने की. तो नंबर 4 वास डिफरेंस. ठीक है. वास डिफरेंस अब यहां पे मैं लिखूंगी कैरीज द स्पर्म from each testis loops over urinary bladder. मैंने कहा था ना हर एक पॉइंट लिखेंगे. loops over urinary bladder. आगे का पॉइंट बताओ क्या होगा? स्क्रीन के पीछे से बोला करो क्या होगा? receives a duct from seminal vesicle. क्या बनाएगी? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट. फॉर्म्स कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट. और इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां ओपन हो रही है? दैट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. देखो एवरीथिंग जो कल और आज हमने कवर किया सब कुछ हमने एक फ्लो चार्ट में और डायग्राम में कवर कर लिया. एवरीथिंग, दैट इज इट बेटा. डक्ट सिस्टम बस इतना ही है. ठीक है ना. डन कर लो. इसके बाद बेटा हम करेंगे मेल असेसरी ग्लैंड्स. ठीक है ना. ओवरऑल ना ऐसे करके लिख लेना. हेल्प्स इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म.
टेस्टिस से बाहर की तरफ। अब हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स करेंगे। लेट मी टेल यू बेटा, मेल एसेसरी ग्लैंड्स एनसीईआरटी में ना बहुत छोटा सा, पहले मैं यहाँ तक की एनसीईआरटी की रीडिंग तो कराती हूँ, बेटा अगर तुम देखोगे ना एनसीईआरटी ने मेल एसेसरी ग्लैंड्स में ना बहुत अलग से नहीं दिया हुआ कि सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या करती है। बल्बो यूरेथ्रल के लिए तो फिर भी अलग से दिया हुआ है, बट हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम हर एक ग्लैंड की पोजीशन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, कितना परसेंटेज वो क्या सीक्रेट कर रही है, इंडिविजुअल कंपोनेंट लिख लेंगे। बट आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटी ने ओवरऑल दिया हुआ है कि ओवरऑल वो क्या सीक्रेट करती है, ओवरऑल उस सीक्रेशन का कंपोनेंट क्या होता है। इट्स नॉट दैट टफ दो, बहुत ईजी सा है ना। तो अब मैं आपको बताती हुई जा रही हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कर लिए हैं, हमने डक्ट सिस्टम कर लिया है, अब हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स करेंगे और फिर हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया करेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा मेल का, ठीक है ना। पर पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग आपको कराती हूँ, एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको उतने ही सिंसियरली पढ़ो जितने सिंसियरली अभी तक आपने टॉपिक को पढ़ा, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, विद इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ लो टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इसलिए बॉडी के बाहर है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवल इन शेप, लेंथ 4 to 5, विड्थ बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, जिसकी मदद से वो 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है, 250 कंपार्टमेंट जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, सही है। ईच लोब्यूल बेटा कंसिस्ट ऑफ, हर एक लोब्यूल 250 कंपार्टमेंट्स है जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल हो रहे हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर बेटा 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं जिनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि उन्हीं में स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cell, male germ cell यानी spermatogonia and Sertoli cell. The male germ cells undergo meiotic divisions. अच्छा एनसीईआरटी ने ना बेटा मियोटिक डिविजन्स दे रखा है, मियोटिक डिविजन्स लिख लेते हैं, गलत नहीं लिखा है हमने, माइटोटिक डिविजन्स ही करती हैं बेटा स्पर्मेटो ये गोनिया या मेल जर्म सेल्स। अभी आप देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, बट इवेंचुअली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो मियोसिस 1 करेगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो मियोसिस 2 करेगी, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम वही लिखेंगे, ठीक है ना। मियोसिस ही लिखो जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है। बट आप देखोगे ये सेल हमेशा माइटोसिस करती है भाई, इवेंचुअली मियोटिक डिवीजन होता है वो अलग बात है दूसरे स्टेजेस में, बट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन ही लिखो। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा वाला इस लाइन से, तो हमें यही ट्रू मानना पड़ेगा ना यार, ठीक है। देखो ठीक है, एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवाइड करती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं उनमें मियोसिस 1 होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें मियोसिस 2 होता है। बट एनसीईआरटी तुम्हें पता ही है बहुत ही गजब बातें करती है, आगे खुद ही लिखा है, आगे खुद ही बेटा सारी चीजें बताई हुई है कि माइटोटिक डिविजन करती है। बट एनीवे, सो मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स, सही बात है, एंड फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। While Sertoli cell provide nutrition to germ cells. बेटा Sertoli cell का एक कॉमन फंक्शन जो हर किताब में लिखा हुआ है वो नरिशमेंट वाला पॉइंट है, बट हमने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कहीं ना कुछ पॉइंट्स तो बेटा आगे कवर्ड भी हैं। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस है, इनमें ब्लड वेजल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिन्हें लेडिक सेल्स बोलते हैं। लेडिक सेल्स बेटा टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी टेस्टिस के हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन सीक्रेट करती है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, यानी कि बेटा बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसीज की। ये टेस्टिस के बारे में दिया हुआ है। आगे देखो मेल एसेसरी डक्ट, इसमें रेटेड टेस्टिस है, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया एज इट इज बेटा वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा एफरेंशिया में ओपन होगी बट वाया रेटेड टेस्टिस, यानी बीच में रेटेड टेस्टिस है, रेटेड टेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया में ओपन हो रही है। द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस। ऑफ कोर्स बेटा वासा एफरेंशिया की पोजीशन देखो ना, वो ऐसा ही लग रहा है ना कि टेस्टिस को छोड़ के जा रही है, लीव्स द टेस्टिस, it leaves the testis and open into epididymis located along the posterior surface पे located है of each testis। epididymis की बात कर रहे हैं। epididymis leads to vas difference that ascends का मतलब होता है ऊपर जाना, ascends into the abdomen। of course ऊपर जा रही है तो abdomen की तरफ जा रही है। it loops over urinary bladder के ऊपर looping कर रही है बेटा। it receives a duct from seminal vesicle, क्या बनाएगी? common ejaculatory duct, open into urethra as a ejaculatory duct। These ducts stores and transport the sperms from testis outside through urethra।
यूरेथ्रा में तो अल्टीमेटली सारी चीजें जाएंगी ना। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन्स टू द पीनस। पीनस में मैं ये वाला पॉइंट आपको लिखवाऊंगी भी, उसकी ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। वेरी इजी। अब तुम इस डायग्राम को भी देखो, नो मैटर इसमें कितना खूबसूरत डायग्राम बनाया हुआ है, बट इस डायग्राम को देख के जरूर जाना। आप इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे, स्पर्म की टेल को नोटिस करो। स्पर्म की टेल हमेशा आपको टुवर्ड्स द ल्यूमन नजर आएगी। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं गाइस, दिस इज द स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। और क्या लेबल किया हुआ है बेटा, ये पेरीफ्री में जो ये आपको सेल्स दिख रहे हैं इन्हें लेबल किया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया। यही बेटा डिवाइड करती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, इवेंचुअली स्पर्म्स बनते हैं। ये बाहर के स्पेस को बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस लेबल किया हुआ है। बहुत ही गंदा सा डायग्राम है, बट बेटा पोजीशंस देख लो और ये भी देख लो, यहाँ कहीं पे सर्टोली सेल्स लेबल किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ कहीं सर्टोली सेल्स लेबल किया हुआ है। अब ये डायग्राम अगर देख के नहीं जाओगे ना बेटा, एज इट इज अगर आ जाए तो तुम्हें एटलीस्ट पता रहेगा ना सर्टोली सेल कहाँ मार्क किया हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ दिखाया हुआ है। टेक्निकली तुम्हें राइट चीजें पता है, बट एनसीईआरटी के डायग्राम को देख के जाना है। नो मैटर कौन से डायग्राम आ रहे हैं एग्जाम में, नहीं आ रहे, आ सकते हैं ना, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अब हम बेटा देखो मेल एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि मेरे पास ना एनसीईआरटी की रीडिंग थोड़ी सी यहाँ पे छूट गई है, उसकी एसेसरी ग्लैंड्स की बहुत छोटा सा दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी खोल के देखना, बहुत छोटा सा दिया हुआ है। ऑल्सो ऑन दैट नोट एक बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखो, क्या मैंने ऐसा सा डायग्राम तुम्हें नहीं बनवाया, तुम इसको देखो, इसमें तुम्हें ल्यूमन और पेरिफेरी कितनी क्लियरली नजर आएगी। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, ये देखो ये कॉइल ट्यूब है ना जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है, इसी ट्यूब को मैंने सेक्शन किया तो कैसा दिख रहा है, देख रहे हो। और एनसीईआरटी में जब मैं आपको आगे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी ना, तो ये इस ऐसा सा डायग्राम भी एक बनाया हुआ है, ऐसा सा एक पोर्शन बना के दिखाया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ल्यूमन वाला पार्ट है, और यहाँ पे देखो ये सर्टोली सेल्स यहाँ पे मौजूद है, मेल जर्म सेल्स भी मौजूद हैं, और ल्यूमन की तरह स्पर्म्स बनती हैं। ओके, वी विल बी मेकिंग इतना पोर्शन वाला डायग्राम भी आगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसे कहते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मैम ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशंस। ये बेटा सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगी, मैं नंबर 3 लिख रही हूं। क्या कहते हैं इन सिक्रीशंस को, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मैम क्या करती हैं ये ग्लैंड्स, सिक्रीशंस बनाती हैं। सिक्रीशंस का नाम क्या होता है, सिक्रीशंस का नाम होता है सेमाइनल प्लाज्मा। कतई ये मत बोलना सेमाइनल प्लाज्मा जो है सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रीशन होता है, नहीं। जो आपकी 3 ग्लैंड्स आपने पढ़ी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, तीनों का कंबाइंड सिक्रीशन होता है जिसे सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। सपोलो सेमाइनल प्लाज्मा एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म्स को स्विम करने के लिए। स्पर्म्स इसी फ्लूइड से के हेल्प से तो बेटा स्विम करते हुए जाएगी। एक्चुअल में हम कभी भी बोलते हैं कि यूरेथ्रा एक्ट एज अ कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, तो हम कहते हैं कि वो एक कॉमन डक्ट है फॉर पासिंग द यूरिन एंड फॉर पासिंग द सीमन। हम स्पर्म्स तो अभी जब तक हम आपको सीमन बताते नहीं है तो मैं स्पर्म बोल रही होती हूँ, लेकिन एक्चुअल में इट्स अ कॉमन डक्ट फॉर पासिंग द यूरिन एंड पासिंग द सीमन। व्हाट इज सीमन, सीमन एक्चुअल में सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स को एक साथ मिला के बोला जाता है, द स्पर्म्स एंड सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म्स तो टेस्टिस ने बनाए, और उसके अंदर जो फ्लूइड है जिसे सेमाइनल प्लाज्मा बोल रही हूँ, वो इन तीनों ग्लैंड्स का कंबाइंड सिक्रीशन है, जिनमें खूब सारे एंजाइम्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है जो रेप केसेस में डिटेक्ट भी किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और कैल्शियम होता है, म्यूकस होता है। ओके, लेट्स राइट डाउन। तो पहले तो मैं लिखूंगी their secretion is called as या known as seminal plasma। एनसीईआरटी ने तो ओवरऑल लिख दिया, दे आर रिच इन एंजाइम्स, रिच इन कैल्शियम आयंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ और सिर्फ ना बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का अलग से लिखा हुआ है कि वो म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है ना। बट लेट अस बेटा मेक अ डब्बा, एंड पोर्ट्रेट में ही बनाना है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हमें लिखने हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स पोर्ट्रेट में हो जाएगा। थोड़ा पतला,
बल्बो यूरेथ्रल के लिए सबसे कम, वैसे सब में ही बेटा छोटा छोटा ही लिखना है, ऐसा कम ज्यादा स्पेस की कोई बात है नहीं। यहां लिखेंगे सेमाइनल वेसिकल्स, यहां लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां लिखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज बेटा काउपर्स ग्लैंड। ओके, नाउ कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी पता है, पेयर्ड अनपेयर्ड, पेयर्ड अनपेयर्ड वाला पॉइंट तो मैं ऑलरेडी पता है बेटा। सेमाइनल वेसिकल्स क्या होती है? पेयर्ड, और इसकी पोजीशन याद करो कहाँ होती है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो तुम्हें टेक्निकली ऐसा जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा तो ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेक्निकली तुम्हें पता है ना क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में? डायग्राम, डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, तो तुम्हें पता होना चाहिए। लोकेटेड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। बाकी सबकी भी बेटा पेयर्ड अनपेयर्ड और पोजीशन तुम्हें ऑलरेडी पता है। दिस इज अनपेयर्ड, दिस इज अनपेयर्ड, इसकी लोकेशन है बिलो यूरिनरी ब्लैडर, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। और तुम्हें इसकी भी पता है बेटा, पहली बात तो ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड, अगेन पेयर्ड। कहां लोकेशन थी? साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के साइड्स में था ना, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। अब तीनों के मिलके सिक्रीशंस को आपने क्या बोला बेटा? तीनों के कंबाइंड सिक्रीशन को आप बोलते हो सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा का मैक्सिमम सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल्स करती हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स बेटा, ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है 60 से 70% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा मैक्सिमम। आप कह सकते हो कि ये भी कंट्रीब्यूट करती है बेटा अराउंड 20 से 25% या 20 से 30% कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करती है बेटा अराउंड 5 to 10%, ठीक है ना? गॉट इट? सबसे लेस सिक्रीशन मतलब लीस्ट याद रखना है और मैक्सिमम याद रखना है। ओके, नाउ सेमाइनल वेसिकल, अब तीनों के कंबाइंड सिक्रीशंस में आप लिख सकते हो एज पर एनसीईआरटी की खूब सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर बेटा सम लोकल जस्ट लाइक हार्मोन्स, हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी केमिकल्स होती हैं जो केवल बेटा सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में नहीं है। आप देखोगे सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस में फ्रक्टोज होता है, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में कुछ एंजाइम्स भी होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होती है ना, वो केवल सेमाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशन या सीमन में नहीं है। मैं जब आपको वो पढ़ाऊंगी ना, इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेराइन वॉल भी बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करती है। इवन जब मैं पार्चुरेशन पढ़ाऊंगी तो भी एंडोमेट्रियम से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं, ठीक है ना? सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपसे अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली, लाइक मैंने कहा एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ, बट इतना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद ना हो। इट सिक्रीट्स बेटा, इसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज होता है, इसके फ्रक्टोजा लिख दिया है मैंने, इसके सिक्रीशन में बेटा फ्रक्टोज होता है, इसके सिक्रीशन में बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, इसके सिक्रीशंस में बेटा सम एंजाइम्स, एंजाइम्स के नाम नहीं लिख रही हूं, उतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। इसके सिक्रीशंस में क्या होते हैं बेटा? कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, ऐसे लिख लो। लेकिन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस अलग से एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो मैं स्टार मार्क कर रही हूं। सिक्रीट्स म्यूकस, इसके सिक्रीशन में म्यूकस होता है। म्यूकस इज ऑब्वियसली लाइक चिपचिपा सब्सटेंस, तुमने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है ग्लैंड्स के सिक्रीशन में।
and this mucus beta helps in lubrication of penis, helps in just like oil, कोई भी oil है lubricant होता है ना, so helps in lubrication of penis. बस इतना ही करना है, और इन तीनों के कंबाइंड सिक्रीशन को बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा. इनफैक्ट मेरे प्यारे सपोलो, अगर हम कहे व्हाट इज अ सीमेन, सो सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा. स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज सीमेन. किसी एक का सिक्रीशन नहीं है, तीनों का सिक्रीशन है, जिसे आप सेमाइनल प्लाज्मा कहते हो मेरे बच्चे. डन 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 कर लीजिए, ठीक है ना. थम्स अप दे देना बेटा जैसी हो जाए. और लास्ट बेटा हमारा बचा हुआ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया. आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो कल हम फुल फ्लेजेड बेटा स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और एनसीईआरटी की वो दोहरी बातें बेटा. बहुत सारी एनसीईआरटी ने ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें बेटा करती है, इधर की उधर की इधर की, है ना. बट क्या करे भाई, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, कुछ भी कर सकती है. ओके गाइस, सबका हो गया. देखो इसके मैक्स बेटा, मैंने कल की क्लास में तुम्हें कहा था कि कल हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो आज काम आएंगी. आप देखो डक्ट सिस्टम में हमें आज कुछ नया नहीं पढ़ा, सब कल वाला पढ़ा है. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में एक्सेप्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर हम मैक्सिमम चीजें कल कर चुके थे. सेमाइनल वेसिकल, आपकी ग्लैंड्स की नेमिंग, आपके ग्लैंड्स की पोजीशन, पेयर्ड अनपेयर्ड, ये सारी चीजें हम कल कर चुके थे. बस इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आज हमने पढ़ा है ना. एवरीथिंग वी हैव मोस्टली कवर्ड इन यस्टरडेज क्लास. Now I am going to tell you about the number 4, that is beta the male external genitalia. Male external genitalia. बेटा मेरे पास ना, मैं एनसीईआरटी की जेनिटेलिया की तो रीडिंग लेके आई हूँ, ग्लैंड्स की नहीं लेके आई, वो तुम कर लेना लेकिन छोड़ना मत, है ना. सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वी हैव स्क्रोटम. ये कौन सा रंग आ गया भाई, जिसके बारे में हम कर चुके हैं बहुत बार अब, ठीक है ना. स्क्रोटम कर चुके हैं, लिखेंगे नहीं अब. और नंबर 2 पीनस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. वाई, आपको जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना बेटा, विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम एक इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस चाइल्ड. तो कपल जब बच्चे नहीं पैदा कर पाता, जिसके बड़े सारी रीजंस होते हैं, जिसमें देर आर लॉट ऑफ बेटा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस एसोसिएटेड विद अ फीमेल एज वेल एज अ मेल. मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है. अब जैसे कि हम पीनस के बारे में जब पढ़ते हैं, तो पीनस में इरेक्टाइल टिश्यूज है. हालांकि तुम एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ, 4 लाइन 2 लाइन दी हुई है, ओवरऑल सारा कंबाइंड बहुत कम दिया हुआ है. यार इसी में कहीं ग्लैंड्स तो नहीं दिया हुआ, नहीं. तो इसमें बस ऐसे दिया हुआ कि इसमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो इरेक्शन ऑफ द पीनस में हेल्प करते हैं. मैं टिश्यूज के थोड़े से नाम आपको बताऊंगी, बट वो एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है ना. Why there is erectile tissue? Why the enlargement and erection of the penis is required? क्यों जरूरी है कि penis erect हो? Is to facilitate insemination. अगर female reproductive tract के अंदर बेटा semen deposit करना है तो erection की जरूरत है, and erection के लिए penis के अंदर बेटा erectile tissues होते हैं, which is called as, जो मैं अभी आपको नाम बताऊंगी, corpus spongiosum, कॉर्पोरा कैवर्नोसम या कैवर्नोसा, ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं. इंसेमिनेशन अगर नहीं हो पाएगा, फेलियर ऑफ इंसेमिनेशन इज अगेन अ रीजन ऑफ दिस इनफर्टिलिटी. इंसेमिनेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आगे कैसे होगी ना बेटा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है. और ग्लैंड्स वीनस वाला पॉइंट तो हम कल की क्लास में कर ही चुके हैं. फोरस्किन की बात, जिसको प्रिप्यूस भी बोलते हैं, वो नाम हम आज लिखेंगे, वो भी हम कल कर चुके हैं. यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रा जो पीनस से पास होता है, उसकी भी बात हम कल कर चुके हैं. तो मैक्सिमम हम कल कर चुके हैं, ठीक है ना. बस हमें एक डायग्राम बनाना है और कुछ वो इरेक्टाइल टिश्यूज के बारे में लिखना है. सो इट्स अ कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर. कॉप्युलेटरी मतलब जो कॉप्युलेशन में हेल्प करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करेगा. सो इट्स अ कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर दैट हैज स्पेशल erectile tissues that helps in
erection of penis to facilitate insemination. Okay, and the glans penis वाला point, although we have written it, but we can cover it again. There is no problem. हमने यूरेथ्रा के बारे में पढ़ा था. अरे यूरेथ्रा बनाने जा रहे हैं. अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज. सपोलो ये जो मैं बना रही हूँ ना येलो कलर से, ये दो नहीं है, ये एक्चुअल में सिंगल ही होता है. जो एक्चुअल में ग्लैंस पीनस को बना रहा होता है, दिस इज सिंगल सेक्शन बना रहे ना, ऐसा दिख रहा है. इसका नाम होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. अगेन इरेक्टाइल टिश्यूज के नाम क्या एनसीईआरटी ने दिए हुए? नहीं बेटा. ये पेयर्ड होते हैं. एंड ये ग्लैंस पीनस है, एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट. एंड दिस इज बेटा द फोरस्किन प्रीप्यूस व्हिच इज अ रिट्रैक्टाइल स्किन. ओके, बस उतना ही करना है. दिस इज कॉर्पोरा कैवर नोसा बोल लो या कैवर नोसम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज पेयर्ड. एंड बेटा दिस येलो वन, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. These are the special erectile tissues, spongiosum. This is actually single, and these are actually beta erectile tissues, है ना. एंड ये क्या है सपोलो? दिस इज यूरेथ्रा, जो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से. दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस. ये क्या है बेटा जी? दिस इज ग्लैंस पीनस. In yesterday's class we have already written beta that this is the enlarged front part. Enlarged front part of penis. And beta this is foreskin or prepuce that covers glans penis. एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है, ओके, डन कर लो. यहां तक पहले डन कर लो. डन कर लिया बेटा, पक्की बात. मुझे नहीं लगता इसमें कोई दुख दर्द समस्या है बेटा. इरेक्टाइल टिश्यूज के नाम बेटा अतिरिक्त ज्ञान में है, दिया नहीं एनसीईआरटी में, बट हमने लिख लिया है. अब बस एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं गाइज. ओके, बहुत अच्छी इजी चीजें आज हमने पढ़ी. और आई होप आप लोगों को, मतलब आप लोग एंड तक बने हुए होंगे,
है ना, क्योंकि आधी क्लास में डिमोटिवेशन आ जाती है कि अरे यार अब नहीं हो पा रहा, बट आई होप आप लोग लास्ट तक पढ़ रहे हैं। द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. It is made up of a special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. तो कभी अगर क्वेश्चन है कि इरेक्शन की what is the reason of erection is to help in insemination. The enlarged end of the penis is called as glans penis. It is covered by a loose fold of skin called as foreskin. That's it. ठीक है ना. अब मैं देखो बेटा हमारे पास वैसे 10 मिनट का टाइम है, बट वी विल स्टार्ट विद द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टुमारो. ठीक है ना, ताकि हम कंटिन्यू, क्योंकि अगर मैं आज तुम्हें कुछ 2-4 पॉइंट्स बता के भी जाऊंगी ना तो भी मुझे उसे कल कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो हम इसको कल की क्लास में ही शुरुआत करेंगे. आपको गाना सुना दूंगी अभी मैं, है ना, और स्पर्मेटोजेनेसिस इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस कल की क्लास में पढ़ेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा बेटा हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कल की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. मैंने आपको कहा था ना मेल वाली चीजें हम पहले कंप्लीट कर लेंगे. तो कल आई थिंक हमें बेटा हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो जाएगा कवर. तो मेल वाला सारा चीज हमारा हो जाएगा, फिर हम फीमेल वाला सारा चीज स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. तो आई होप आप लोग लास्ट तक बने हुए थे. मोटिवेशन क्या होता है बेटा? मोटिवेशन कुछ नहीं होती है. मोटिवेशन पढ़नी है, पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना. कल जब स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे कंबाइंड टॉपिक से रिलेटेड. ओके, सो विल डू इट टुमारो. ऑलराइट, पढ़ के आना उसके लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों. मैम सब कुछ क्लास में ही याद हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी वेरी नाइस. ठीक है ना. सब यहाँ पे बैठ के आज जो कार्य कर रहे हैं वही आपके फ्यूचर को बेटा डिसाइड करेगा. कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखिए. यही खुला हुआ है क्या? हाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखिए, कोई मतलब मत रखिए. अपना करियर बनाने में फोकस कीजिए, क्योंकि इवेंचुअली तो वही आपको बेटा लाइफ में मोटिवेशन देगा एक्चुअल में, और आपको वो सारी चीजें करने में हेल्प करेगा जो आप आज के टाइम पे सपना देख रहे हो. तो इसीलिए किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है. क्लास में आइए, टीचर्स की बात सुनिए, क्लास में जो कराया जाता है वही कीजिए, है ना, और घर जाके बेटा अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए. वही एकमात्र चीज है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना. जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी आपके पास बेटा, अब ये मत पूछना कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाए मैम, क्योंकि अधिकतर बच्चे कैसी मोटिवेटेड फील करे मैम, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाए. मत होइए ना डिस्ट्रैक्ट यार. कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है देखो उसको, और वो चीज मत करो. आपको अगर लग रहा है कि कोई आपका सोशल मीडिया है, मान लो आपका इंस्टाग्राम है, आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मत चलाओ ना यार. आपको पता है कि आप अगर बेटा चला रहे हो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए मत चलाओ. फिलहाल के लिए मत चलाओ. जब बेटा हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए ब्रेक ले लो यार, है ना. फिलहाल के लिए ब्रेक. और बेटा वैसे भी अगर तुम नहीं चलाते हो ना तो तुम सबसे अच्छी चीज करते हो गाइज. आई एम टेलिंग यू, सबसे अच्छी चीज करते हो. अगर नहीं चलाते हो, अगर है ही नहीं, कभी मत चलाना गाइज, क्योंकि है ना. और अगर चलाते हो तो भैया अपना प्राइवेट अकाउंट रखना, सही बता रही हूं. वरना उसमें आपको दुनिया में ज्ञानी लोग मिले या ना मिले, सोशल मीडिया पे बड़े सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे, और आपको उस ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि जब लोग आपको भर भर के ज्ञान देते हैं ना, जिनके पॉकेट में खुद 4 छेद हैं, वो आपको बैठ के ज्ञान दे रहे हैं बेटा. ठीक है ना. तो आपको 1000वीं बार में एक बार तो लगेगा अभी यार. ठीक है ना. लेकिन भाई अगर आपको मस्त जिंदगी में रहना है, सही बता रही हूं, नहीं चलाते हो मत चलाना. और अगर चलाते हो तो फिलहाल के लिए बेटा उसे क्या करना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, उसको बंद कर दो, बाद में चला लेना. ठीक है ना, जब तुम्हें मन करेगा. तो यही बात है गाइज. और बहुत अच्छा लगता है जब भी क्लास में आते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं. ठीक है ना. सच में जेन्युइनली बता रही हूँ, इट्स अ नाइस थिंग. आउट ऑफ सो मेनी बैड थिंग्स दिस इज अ नाइस थिंग. ओके, कॉलेज में चलाएंगे, बिल्कुल चलाना बेटा. देखो कॉलेज में चलाना, सब कुछ करना, जो करना है करना. ठीक है ना. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, लेकिन पढ़ाई करो, रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलो, ताकि मुझे भी एहसास हो कि जितने भी कमेंट्स आप करते थे क्लास में, आप पढ़ते थे, आप कहते थे, मुझे भी ऐसे आप लोगों से फेस टू फेस, फिलहाल मेरे पास आप लोगों से मिलने का सबसे बेहतरीन मौका, मेरे पास आप लोगों से मिलने का एक बेहतरीन मौका है ना, रिजल्ट सेलिब्रेशन है. सो दैट आई कैन सी यू ऑल व्हेनेवर आई मीट यू ऑल. मैं कभी कभी रिजल्ट सेलिब्रेशन की वीडियोज या कोई फोटोज या कभी भी जो मैं बच्चों से कभी मिली हूँ,
जब भी वीडियोस देखती हूँ ऐसी तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है अगले साल फिर से ये वाली चीज आने वाली है, आप लोग आएंगे फिर बताएंगे हम यकीन बैच से पढ़े थे, हम अर्जुन और लक्ष्य बैच से पढ़े थे, हमने ऐसे पढ़ा था, आपकी इस बात ने हमें ऐसे इंस्पायर किया या ऐसे हमने, सो आई वॉन्ट दैट। एंड उसके लिए बेटा द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू कम देयर इज राइट नाउ पढ़ाई करना। ओके गाना सुना देती हूँ, टाटा बाय बाय। इतनी भी तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत मोटिवेशन तुम्हारे पास है, मोटिवेशन पढ़ाई है, मार्क्स लेके आओ, मार्क्स लेके आओगे मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी। ओके गाना सुनाती हूँ, ओके फिर बाय बाय करती हूँ। कितनी बार मैंने इसे एक लाइन में ओके ओके बोला है, ओके फिर से ओके बोल दिया, चलो कि क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी। बाय द वे अगर किसी को ये गाना नहीं समझ में आ रहा तो भी सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा गाना है, बहुत पुराना गाना है, मैं पहली बार सुना रही हूँ, बट इट्स बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग। हर गाना जो आप पहली बार सुनते हो उस यूट्यूब पे जाके कमेंट जरूर करते हो, पढ़ती हूँ मैं, सपोला आर्मी ईयर, ठीक है सुनाती हूँ, सुनो कि क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर पहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सो असर फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता क्यों दिल धड़के रह कर। कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुमको देखूं देखूं जिधर फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता क्यों दिल धड़के रह कर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बी अ काइंड ह्यूमन बीइंग एंड या बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल। बाकी तो पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, अच्छा कुछ ना कुछ कर ही लोगे लाइफ में, बट बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। ओके लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।